PYQ 360 के अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है अपवाह तंत्र। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम भारत का जो अपवाह तंत्र है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अपवाह तंत्र और अरब सागर में गिरने वाला अपवाह तंत्र, एक विभाजन तो ये बनता है, एक हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ, इस तरह से भी अपवाह तंत्र बनता है। तो आज इसको देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर वर्ष ही आते हैं। PYQ 360 है, यह पहल जो है पिछले 30 वर्षों में 1994 से लेकर 2024 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी लोक सेवा आयोग ने, खासकर PCS की, उनमें आए हुए सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है सब्जेक्ट वाइज। अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, यानी कि ज्योग्राफी चल रहा है, और ये लगभग अब जब समाप्ति होने वाला है, कुछ क्लासेस रह रही हैं। तो इसमें 30 वर्षों का आपको पूरी डिटेलिंग क्लास में ही करा दी जाती है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। एक दूसरी पहल है MRT 300। MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, ऐसी थीम जिनसे लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्वेश्चन बार बार बना रहा है। तो ऐसी थीम की संख्या 300 है, और इन 300 थीम को ध्यान में ही रखकर ये MRT 300 प्रोग्राम शुरू किया गया था, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि पिछले 30-35 वर्षों में इन्हीं 300 थीम से क्वेश्चन उठ रहे हैं। हाँ, ये होता है कि इस वर्ष जो थीम आएंगी वो अगले वर्ष शायद ना हो, उससे अगले वर्ष आ जाएंगी, मगर यही 300 थीम बार बार रिपीट हो रही है, और इतनी ज़्यादा बार रिपीट हुई है कि सारा प्रश्न पत्र आपको यहीं से मिल जाएगा। यदि आप रेगुलर PYQ 360 और MRT 300 की क्लास करते हैं, तो आपका चाहे वो RO का एग्जाम हो, चाहे वो PCS का, आराम से यहीं से निकल जाएगा। इससे अलग आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहे। करंट अफेयर एक अलग सेशन है, वो जब करंट अफेयर आएगा उसको भी किया जाएगा। और इनकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और यह जो PDF है, इनका टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह है अपवाह तंत्र। आप जानते हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक तो अरब सागर में गिरने वाला अपवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अपवाह तंत्र, या एक हिमालय की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो उन सभी सारी नदी आज कवर हो जाएंगी इसमें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ये कह रहा है गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का, अनुवर्ती अपवाह तंत्र का, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र का, या प्रवर्ती अपवाह तंत्र का। गंगा नदी जो उदाहरण है वह पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब यह है, जैसे ये कोई नदी थी, ये बह रही थी इस तरह से ऐसे, और इसके बीच में कोई पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ क्रियाएं हुई और भूमि ऊपर उठ गई या पहाड़ी बन गई, जैसे कि, ठीक है, तो ये नदी अपने इसी मार्ग का अनुसरण करेंगी, भले इसको काटना पड़े। तो हिमालय की जो नदियां हैं, चाहे वह यानी कि गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का ही उदाहरण है, क्योंकि इसने अपना मार्ग पहले की तरह ही बनाए रखा है। तो ये सही, इसका आंसर क्या है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा। जैसे ये हमारी गंगा है और इधर से आ रही जमुना, जिसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, तो ये यहाँ पर ये पद्मा और ये जमुना आगे जब बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बन जाती है मेघना। मेघना के नाम पर ही ये दोनों नदियाँ आपस में मिलकर अपना जल गिराती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, और ये दोनों आपस में मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इनका जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाओं में से एक डेल्टा है, और इसके डेल्टा में कुछ छोटे छोटे डेल्टा भी बन गए, जैसे मोरीवन डेल्टा, आगे पढ़ेंगे वे सारे डेल्टा इसमें आएंगे। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक क्या होती है, अधिक नीचे। अच्छा,
यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उतनी अधिक क्या होती है प्रदूषित लिखा है यहाँ पर, उतनी ही अधिक क्या होती है प्रदूषित। तो यहाँ पर प्रदूषित लिखा है, प्रदूषित। उतनी अधिक नदी क्या होती है वह प्रदूषित होती है जितनी वह पवित्र होती है। तो देखो गंगा नदी प्रदूषित है बहुत ज़्यादा, ये तो बात सही है, लेकिन यह इसकी ये जो सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि जो कारण है यह है गलत दिया हुआ है। क्योंकि जो नदी पवित्र होगी वह स्वाभाविक थोड़ा ही कि वो प्रदूषित होगी। इसके प्रदूषित होने का कारण है इसमें जो अशोधित कचरा या अशोधित प्रदूषक इसमें मिल जाते हैं गंगा नदी में, उसकी वजह से प्रदूषित है, न कि इसकी पवित्रता की वजह से। तो इसका जो सही आंसर है ए तो ठीक है, लेकिन आर इसका गलत आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और नीचे जो सही कुट है उसका मिलान करना है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। और के अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, अलकनंदा जो नदी है बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में जाने जाते हैं। देखो ये प्रश्न हमारे तीनों सही है ऊपर के, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। चौथा जो है ये इसका आंसर गलत है। केदारनाथ पीठ नहीं है, ये एक भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। तो जहाँ जहाँ 4 है उसको तो हटा देंगे, ये ऑप्शन नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, तो ये बनता है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ बहुत ही काम की पढ़ते हैं जो बहुत क्वेश्चन हमारे सही कराएंगे। ये है वी, ये है एन, के, आर, डी और पी। हाँ दो बार से देखते हैं इसको क्या है। वी, एन, के, आर, डी, पी। यहाँ पर डीएम, डीएम की जगह हम एन लिख लेंगे, एम की जगह एन, एम की जगह यहाँ पर वैसे एन था मगर हमने इसको एम मान रखा है, एन को ही, ये ध्यान रखना है। डीएम, पीएम, बीए, ये एक सूत्र है कि कौन सी नदियाँ के मिलने से क्या बनता है। ये पी का मतलब यहाँ पर प्रयाग है और ए का मतलब है अलकनंदा नदी। जब हम आपको एक क्लास लगभग 2 से 3 घंटे की पूरी जो जीएस है उसमें जो लगभग 100 ट्रिक है और 100 से आपको लगभग 500 क्वेश्चन सही आ जाएंगे, और उन ट्रिक से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन ट्रिक से आते हैं। तो उसकी एक क्लास कराएंगे कंप्लीट ट्रिक की, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखो जब जहाँ पर विष्णु है, ये क्या है, हाँ ये जो प्रयाग है हमारे, इनके नाम दिए गए हैं एक तरफ, ये विष्णु प्रयाग, पी का मतलब प्रयाग, ए का मतलब अलकनंदा, विष्णु प्रयाग। और ये कहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग, जब हमारी धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है तब हमारा विष्णु प्रयाग बनता है। यहाँ पर है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग जब हमारी क्या बनती है, नंदा नदी, नंदाकिनी नदी, ये एम के स्थान पे, क्योंकि हमने इसकी एक सीरीज बनाई है डीएम पीएम बीए, तो ये एम के स्थान पे क्या है एन, आप इसे सीधे एन भी लिख सकते हो, पीएम हटाई दो यहाँ पर। जब देखो विष्णु प्रयाग जो बनता है वह कहाँ पर बनता है, जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। नंद प्रयाग तब बनता है जब नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है। कर्ण प्रयाग तब बनता है जब क्या बनती है, हाँ पिंडर नदी और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग तब बनता है जब क्या बनता है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा आपस में मिलती है। और देवप्रयाग, देवप्रयाग वहाँ पर है जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा आपस में मिलती है। यानी कि ये ऊपर के सारे प्रयाग है, और ये जब प्रयाग इनका निर्माण तब होता है जब ये नदी और
इनमें से प्रत्येक नदी के साथ ये हमारी अलकनंदा मिलती है। तो ये सूत्र है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। यानी कि इसको इसको हर की जगह प्रयाग जोड़ना है, और ये वो स्थान है, यानी कि प्रयाग, 5 प्रयाग है, पंचप्रयाग बोलते हैं उत्तराखंड में। यहाँ पर ये अलकनंदा इन सभी 5 नदियों के साथ जब संगम करती है तब ये प्रयाग बनते हैं, जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। तो ये ध्यान से रखना है। ये वैसे भी हम ये ट्रिक की एक अलग स्पेशल क्लास कराएंगे, उसमें कोई समस्या ही नहीं। निम्नलिखित कथनों में से भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है वो बताने हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। जब आप वो डीएमपीएम वाला सूत्र याद कर लेंगे ना अच्छी तरह से, तो आप एकदम क्वेश्चन कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है अलकनंदा नदी के तट पर। किसके तट पर है? अलकनंदा जहाँ से बहती है वहीं पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, और यह उत्तराखंड में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है। आपको मालूम है कि गंगा जब बहती है तो उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ से गंगोत्री हिमनद से निकलते, ये गंगा बह रही है ऐसे बंगाल की खाड़ी में, यहीं से यमुनोत्री हिमनद से निकल के गंगा बह रही है। तो गंगा की कुछ सहायक नदियां जैसे राम गंगा, फिर बहुत सारी आएंगी, गोमती आएगी, फिर इधर कोसी आएगी, बूढ़ी गंगा आएगी, महानंदा आएगी, इस तरह से इधर से फिर यहाँ पे चंबल आएगी, केन आएगी, है ना, इस तरह से, और फिर नीचे सोन नदी आएगी। तो एक नदी गंगा की ऐसी है जो इसकी सहायक नदी है, वह कहाँ से निकलती है इन ऑप्शन में? मैदानी क्षेत्र से। तो वह नदी है हमारी गोमती। कौन सी नदी है? गोमती नदी। और गोमती नदी पीलीभीत जिले में एक फुलहर झील है, वहाँ से निकलती है, जो मैदान में है पीलीभीत जिले गंगा के मैदान में, और वहाँ से ये नदी निकलती है। और इस नदी पे हमारा जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ अवस्थित है, और यह गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी है। देखो गंगा कैसे बह रही? गंगा बह रही ऐसे, ऐसे तो जा रही है। जब कोई नदी, हमें उसकी बाई और सहायक नदियों का पता तब कब के चलेगा? हमें ये देखना कि वो किस तरफ जा रही है। तो हम खड़े होंगे, यानी कि जब इस तरफ जा रही है, जैसे आप इस ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। तो ये सारी की सारी नदियां हैं राइट साइड की नदियां, और जो ऊपर गंगा की ये सारी नदियां हैं, ये कौन सी है? लेफ्ट साइड की नदियां। तो ये गोमती हमारी एकमात्र नदी है गंगा की जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है। यमुना असतत्वहानी नदी है। यानी कि ये जो कथन दे रहा है और इसका कारण ये बताया है ये वाला, ये इसका गलत कथन है। वजह क्या है इसकी कि क्यों गलत है? यमुना नदी हिमालय की नदी है, इसका जो स्रोत है हिमनद है। ये असतत वाहनी नहीं, सतत वाहनी है। प्रायद्वीप की नदियाँ असतत वाहनी है। तो ये हमारा आर गलत है, जबकि सी ए हमारा सही है। तो इसका सही ऑप्शन बन रहा है सी। आपको एक मालूम होगा कि प्रायद्वीप की जो नदियाँ है वह असतत वाहनी है, और हिमालय की नदियाँ सतत वाहनी, यानी कि वे बहती रहती है वर्ष भर, क्योंकि उनका जो जल का स्रोत है बड़े बड़े हिमनद है। जबकि दक्षिणी भारत खासकर प्रायद्वीप की जो नदियाँ है उनके जो जल का स्रोत है वह मानसून पर निर्भर है ज़्यादातर। तो ये एक वजह है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा, ये हमें बताना है कि इनमें से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। जैसे ये हमारी यमुना नदी सॉरी गंगा जा रही है, यहीं से ये हमारी यमुना जा रही है। तो यमुना से कुछ नदियाँ आके मिलती है। पहले जो मिलती है उसका नाम है चंबल। फिर यहाँ पर एक नदी और मिलती है, उसका नाम है बेतवा, और उसके बाद मिलती है केन, और उसके बाद मिलती है सोन। सोन नदी खासकर गंगा में मिलती है, न कि यमुना में यहाँ पर। तो इसमें हमारी बेतवा है, चंबल है, केन है, रामगंगा नहीं है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। आप देखो गंगा की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं उनके नाम याद रखना है। एक तो यमुना, टोंस, कर्मनाशा,
पुनपुन, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। जबकि यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, ये यमुना की सहायक नदी है। ये हिंडन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद में है वो यमुना की तो सहायक नदी है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, रामगंगा, गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। यहाँ पर ऑप्शन बताना हमें, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। ये पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सी सबसे पहले इसमें मिलती है। ये हमने बता दिया, यमुनोत्री हिमनद से कौन निकलती है, यमुना, और गंगोत्री हिमनद से यमुना, गंगोत्री हिमनद से गंगा और यमुनोत्री से यमुना। तो ये हमारी गंगा जी है और ये हमारी यमुना जी है। इससे यमुना से सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है ये कह रहा है, तो इसका हमें क्रम बताना है। और क्रम कैसे बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर पहले कौन सी नदी मिलेगी, फिर उसके बाद। तो इसमें सबसे पहले जो आके मिलती है वह नदी मिलती है चंबल। कौन सी नदी मिलती है, चंबल। और चंबल के बाद मिलती है इसमें सिंध, और चंबल और सिंध के बाद में मिलती है बेतवा, और बेतवा के बाद में ही केन नदी मिलती है। और फिर यहाँ पर सोन नदी मिलती है, किसमें, गंगा में। और यहीं पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की एक नदी जोड़ो परियोजना है, जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका नाम है क्या, बेतवा, केन बेतवा लिंक परियोजना। यानी कि सबसे पहले यमुना में पश्चिम में चंबल नदी मिलेगी, उसके बाद सिंध मिलेगी, फिर बेतवा मिलेगी, केन मिलेगी। ये इस तरह से। तो इसमें ऑप्शन देखते क्या है, सबसे पहले कौन सी है, चंबल, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बन गया। चंबल के बाद हमारी कौन सी नदियाँ मिलती है इसमें, सिंध, और फिर ये है बेतवा, केन। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र का क्या मतलब होता है, पहले समझिए। मान लें कि हमारी नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो इनका जहाँ तक भी इनका जल ये सिंचित करती है, यानी कि इनका एरिया होता है, उसी को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। मान लें ये हमारी एक गंगा नदी है, तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र उसकी सहायक नदियों सहित होगा, इसी को बेसिन भी बोलते हैं। तो इनमें से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसमें महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। तो इसमें जो हमारा आंसर है वह है सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी, क्योंकि ये सभी छोटी छोटी है, सोन नदी काफ़ी बड़ी है। तो निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सही आंसर हमारा सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, आपको पता है कि यह अमरकंटक से निकलती है। मोरीबंद डेल्टा एक उपविभाजक डेल्टा है किसका। आपको बताया था कि गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को जमुना। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती तो मेघना के नाम से ये कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और ये बंगाल की खाड़ी में इस तरह से कुछ डेल्टा के निर्माण हो गए हैं छोटे छोटे। ये तो डेल्टा है ही एक बड़ा मुख्य डेल्टा, लेकिन इसके भी कुछ अलग अलग हिस्से हो गए। तो उसी में एक डेल्टा का नाम है मोरीबंद डेल्टा। और ये कहाँ पर है, न तो ये कृष्णा गोदावरी का है, ना महानदी का है, ना कावेरी का, ये बंगाल डेल्टा है। तो इसमें सही आंसर क्या है, बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो गंगा नदी बेसिन है उसका हिस्सा नहीं है। इसमें देखते हैं कौन कौन सी, पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। जोंक जो नदी है यह सहायक नदी है महानदी की। किसकी, महानदी जो है उसकी सहायक नदी है जोंक। जबकि गंगा की सहायक नदियाँ हैं ये पुनपुन भी, अजय भी, जलांगी। गंगा की सहायक नदी आपको पहले भी बताया था, यमुना है, टोंस है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा। ये सारी की सारी नदियाँ क्या है, गंगा की सहायक नदी है। जबकि जोंक किसकी है, महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती। तो ध्यान से देखना है कि क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं थी,
हिंडन नदी तो गाजियाबाद से होके जाती है, आपको पता ही है, तो प्रभावित होती है। गंडक, शारदा, सोन नदी, इनमें से बताना है कि हमारी कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती, जबकि शारदा भी प्रवाहित होती है, हिंडन भी होती है, सोन नदी भी होती है। सोन तो उसकी सहायक नदी है ही गंगा की। गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। गंडक और बूढ़ी गंडक वगैरह ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये बिहार से होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, नेपाल और बिहार से जैसे एक हमारी गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये महानंदा, ये सारी की सारी कहाँ से? बिहार राज्य से होकर गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी कि किस किस देश में? जैसे देखो, यहाँ पर एक झील है, राकस्तस झील, राक हाँ, इस तरह से ये कह रहा है कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वह किन देशों से होकर बहती है? यहाँ पर तिब्बत के पठार से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा एक मोड़ के बाद यह भारत में प्रवेश करती है, और ऐसे यह जमुना के नाम से बांग्लादेश में, और इधर गंगा पद्मा के नाम से, जब दोनों मिलती है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखो, इसका एक तो तिब्बत से बह रही है, यानी कि चीन से बह रही, दूसरी है अरुणाचल प्रदेश असम से, यानी कि भारत से बह रही है। और जब इसी ब्रह्मपुत्र को वो जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश से बह रही, ये 3 देशों से बह रही। तो इसमें ऑप्शन सुनेंगे, भूटान तो है नहीं, नेपाल भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, तो इनमें से देखना है कि क्या है। वैसे तो सही आंसर इसका क्या है? ए है, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। लेकिन बी भी है, क्योंकि तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है। मगर इसने चीन और तिब्बत यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत लगभग एक ही है? यानी कि ब्रह्मपुत्र गंगा, तापी ब्यास, ब्रह्मपुत्र सिंधु, सिंधु और गंगा, इन नदियों में से एक जोड़ा ऐसा है जहां से ये निकलती है। ये निकलती है तिब्बत का जो पठार है, मानसरोवर झील, वहां से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ऐसे बह रही है, इधर इससे आके यहाँ से ये गंगा मिल जाती है, और ये हमारी सिंधु नदी है, ये ऐसे अरब के सागर में गिरती है। यानी कि अगर भारत का नक्शा हम बनाएंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर हमारा गुजरात है ऐसे, ये, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के राज्य ऐसे, ये सिक्किम है, और ये इस तरह से सिंधु नदी थोड़ा सा ऊपर को ले जाएंगे भारत को, ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही। तो यहाँ पर ये मानसरोवर जो झील है, इसी के नज़दीक से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और इसी से ये सिंधु नदी निकलती है। इनका स्रोत एक है, मगर इनके जो मुहाने अलग अलग है। जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वही सिंधु नदी अरब सागर में गिराती है। तो पर्सन ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसी 2 नदियाँ जिनका उद्गम स्रोत तो एक ही क्षेत्र जगह से है, लेकिन उनका मुहाना अलग अलग है, तो नाम यही दोनों नदियाँ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिंधु नदी है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? सिंधु नदी की, पहले सिंधु नदी की सहायक नदी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। सिंधु की जो सहायक नदी है, श्योक, गिलगित, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र को दिहांग, दिबांग भी कहा जाता है, लोहित इसकी नदी है। एक कौन सी नदी है? कई सारी नदियाँ हैं। जैसे इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, वह मानस, सुबनश्री, संकोच, तिस्ता, पद्मा, दिहांग, दिबांग, लोहित, माजुली नदी, और ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिकथनों को देखना है, एक सही है और एक इसका कारण है, यानी कि एक कथन है, एक कारण है, बताना है कि वो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये नदी अपहरण हिमालय की प्रमुख गुण है। तो इसमें से हमें सही बताना कि ये बात सही है कि नहीं। ये दोनों बात सही है। एक समय जो
एक समय ये जो नदी थी कौन सी, तीस्ता नदी, यह गंगा की सहायक नदी थी। गंगा जैसे ऐसे बह रही ना, ऐसे, और ये तिब्बत के पठार से निकलती है ब्रह्मपुत्र ऐसे, और ये आपस में जब मिलती है यहाँ पर ये जमुना और ये पद्मा, तब मेघना कहलाती है बांग्लादेश में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। तो ये तीस्ता नदी यहाँ से पहले ऐसे थी, ये गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन एक समय बाढ़ आई काफ़ी पहले, और यह इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, और इसका मार्ग अब नया जो हो गया वो इधर हो गया, बांग्ल यानी कि ये किस में मिल गई, गंगा में ना मिल के ब्रह्मपुत्र में। तो ये दोनों बात सही है। और हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ की जो नदियाँ है, एक नदी दूसरी नदी का जल ग्रहण कर लेती है, यानी कि नदी अपहरण की क्रिया वहाँ पर पाई जाती है। तो ये दोनों बात सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। और ये कथन की व्याख्या कौन कर रहा है, कारण। तो ए इसका ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एक कथन है, जिसका कारण क्या बता रहा है, वे छोटे मार्ग द्वारा तीव्र गति से कठोर चट्टानों से होकर प्रभावित होती है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और वे छोटे मार्ग से प्रभावित होकर कठोर चट्टानों से प्रभावित होती है, इसलिए वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये बात सही है। देखो, एक हमारा ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये आप जान ही रहे, ये ऐसे, तो इस यहाँ पर ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि इधर से पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से उनका उद्गम होता है, लेकिन वे अपना जो जल गिराती है वो अरब सागर में ना गिराकर अधिकांश नदियाँ कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये जब काफ़ी लंबा मार्ग तय करती है, क्योंकि पश्चिमी घाट के से उनका वो होता है उद्गम, और ये पूर्वी घाट को पार करके कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो एक तो ये लंबा मार्ग तय करती है, और यहाँ पर इनकी जो लंबा मार्ग की वजह से अपने साथ काफ़ी अवसाद ले आती है, तो ये इधर डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वह एस्चुरी का निर्माण करती है। एक तो वे कठोर चट्टानों से होकर बहती है, दूसरा उनका मार्ग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का मार्ग अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से बड़ा है। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वे छोटा मार्ग का प्रयोग करती है, और बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो बड़े मार्ग का। तो ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ, ये देखो वही प्रश्न आ गया। परंतु नर्मदा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ये कह रहा है कि ये बात सही है या नहीं, ये हमें बताना। ये बिल्कुल बात सही है, यानी कि कथन की व्याख्या ये कारण बिल्कुल सही कर रहा है। देखो, अभी आपको बताया कि क्या, ये हमारा गुजरात राज्य और ये प्रायद्वीपीय भारत, और ये तो यहाँ पर ये हमारी एक नदी है कौन सी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के ठीक दक्षिण में हमारा कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, और सतपुड़ा के पर्वत के दक्षिण में हमारी ताप्ती नदी। और नर्मदा जो ये नदी है इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में माही नदी प्रवाहित होती है, खंबावत की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर देखो, एक पर्वत ये है, एक पर्वत हमारा ये हो गया, ये वाला, ये नदी हो गई, एक पर्वत होगा ये। तो ये जो नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, और इसलिए ये इनका ढाल, क्योंकि प्रायद्वीप भारत का जो ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, और वह इस ढाल का अनुसरण नहीं करती जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है। और ये कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में, खासकर खंबावत की खाड़ी में गिरती है। तो ये दोनों बात, ये कथन भी ठीक है और कारण भी इसका ठीक है, कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आंसर है। और आपको क्या बताया, ये नदी है साबरमती माही नदी। माही नदी के ठीक दक्षिण में ये विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत के ठीक दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, और नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। तो इस तरह से इनका क्रम भी पूछ सकता है, यानी कि दो पहाड़ियाँ, एक को नदियाँ कौन कौन सी, माही या माही है, इसके ठीक दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, ये ऐसे ऐसे करके वी, फिर ये नदी है नर्मदा,
और इसके दक्षिण में कौन है, सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन है, ताप्ती नदी। तो इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो नदी या पर्वत श्रेणियों के बीच गुजरती है, यानी कि ये सारी की सारी, चाहे वह श्रावती नदी हो कर्नाटक की, नर्मदा हो मध्य प्रदेश की, माही नदी हो गुजरात की, साबरमती हो, ये सारी की सारी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। ऐसे ये हमारा गुजरात राज्य ये। तो देखो माही नदी तो ये है, और साबरमती ये है, और नर्मदा ये है, इसके ठीक ये ताप्ती नदी, और यहाँ पर हमारी कर्नाटक की क्या, श्रावती नदी। तो ये कह रहा है पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो नदियाँ जो पर्वतों के बीच है, आपको बताया तो कौन सी, एक नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में कौन सी वो है पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, और इसके ठीक उत्तर में कौन सी है, विंध्याचल पर्वत। तो ये नर्मदा यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा सही है, नर्मदा नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको मैंने बताया, क्या बताया, कि पश्चिम यानी कि बंगाल की अरब अरब की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। उसके कारण क्या है, एक तो उनका मार्ग छोटा है, दूसरी बात वे कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है, तो उनमें अवसाद की मात्रा उतनी नहीं होती जितनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी में। तो ये कह रहा है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि एक गलत है। क्या है, एक गलत है, और वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये बात सही है। तो इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। इसमें हमारा ए जहाँ जहाँ होगा वो तो गलत होगा, यानी कि ये सारे गलत है, आर सही है। तो हमारा डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित है, अंश नहीं है, भ्रंश है, भ्रंश घाटी। तो आपको अभी बताया कि हमारी एक तापी नदी और नर्मदा नदी दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। फिर बता देते हैं माही नदी, इसके ठीक दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, माही विंध्याचल पर्वत के ठीक दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के ठीक दक्षिण में तापी नदी प्रवाहित होती है। यानी कि तापी, सतपुड़ा और नर्मदा, विंध्याचल, माही, MVNST। क्या है इनका क्रम, MVNST, ये याद रखना। इनका इस उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ सकता है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से जो नदी का उद्गम होता है, इनमें से चार नदी है, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इनमें से बताना है किस नदी का होता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और न केवल नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से सोन नदी का भी उद्गम होता है। ये एक अमरकंटक एक हमारी क्या है, पर्वत चोटी है, यहाँ से होता है हमारी नर्मदा नदी का उद्गम, और ये गिरती कहाँ पर जाके, खंबावत की खाड़ी में। और यहीं से हमारी एक गंगा जो नदी है ऐसे, और उसकी सहायक नदी यमुना, यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है, और सोन नदी पटना से के लगभग जाके गंगा में मिल जाती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से एक तरफ से हमारी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और दूसरी साइड से किसका उद्गम होता है, सोन नदी का। अमरकंटक में ही, अमरकंटक की पहाड़ी पर ही मैकाल पर्वत श्रेणी, यानी कि मैकाल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है अमरकंटक, और मध्य प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है, वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिलों में सोनमुड़ा, और बिलासपुर जिले में सोन बत्सरवार या मंडला का पठार। इसमें जो सही आंसर है वह यह है, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है वहाँ पर सोन बत्सरवार नामक एक जगह है, और वो भी अमरकंटक से ही लगता हुआ है। तो उसी से ही इसका वास्तविक स्रोत पूछ लिया, असली स्रोत। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। देखो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट क्योंकि आपको मालूम है ये हमारा गुजरात, खंबावत की खाड़ी, ऐसे ये कह रहे हैं भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं हुआ है। पश्चिमी घाट ये है, ये हमारा, तो इसमें से उद्गम नहीं हुआ। देखो गोदावरी भी यहाँ से निकलती है पश्चिमी घाट से, कावेरी भी निकलती है।
तो इसमें से किसका नहीं हुआ? कबाम एक नदी है, वह भी यहाँ पर निकलती है। तापी नदी का नहीं हुआ, तापी और ताप्ती, क्योंकि ये यहाँ से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में बैतूल जो जिला है वहाँ पर मुल्ताई की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? ताप्ती नदी का। तो पश्चिमी घाट से कावेरी का भी उद्गम होता है, गोदावरी का भी होता है और कम्बाम नदी का भी। लेकिन ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है वहीं पे मुल्ताई की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। क्योंकि ये पीवाई की 360 का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको एक पर्सन में अधिकांश से अधिकांश इंफॉर्मेशन दे दी जाए ताकि आपका कोई भी पर्सन ना छूटे। ये एक मिलान करने वाला है, यानी कि ये नदियाँ, इनका उद्गम स्थल, ये हमें बताना कि सही है या नहीं है। यमुना जो उद्गम होती है यमुनोत्री से, तो ए में 4 है, जहाँ जहाँ पर ए में 4 होगा वे हमारे ऑप्शन बनेंगे, यानी कि इसमें ये भी संभावना है, इसकी भी संभावना है, इसकी भी। अब देखते हैं कि इनमें से क्या कह रहा है। कृष्णा जो नदी है उसका जो उद्गम होता है महाबलेश्वर से। बी में हम देखते 3 कहीं पर है का, बी में 3, यानी कि ये ऑप्शन हमारा पहला ही वाला ही बन गया सही। तो कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में से। गोदावरी कहाँ से? गोदावरी जो होती का जो होता है नासिक महाराष्ट्र से। और महानदी सिन्धवा की पहाड़ी से। तो ये ए हमारा ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अरे ये तो प्रश्न ही आ गया। कावेरी नदी का उद्गम पूछ लिया कि कावेरी नदी जो है वह कहाँ से उद्गम होती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से बहती है मुख्य रूप से, और कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिर पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। किससे होता है? ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। और यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से अपना अपवाद क्षेत्र फैला हुआ है। पुडुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको मालूम होना चाहिए भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जो जिसके 4 जिले हैं। 3 राज्यों से उसकी मतलब वो घिरा हुआ है, 3 राज्यों, अलग अलग राज्यों से। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तट पर अवस्थित है। इसका एक जिला तो है आंध्र प्रदेश में, 2 जिले इसके तमिलनाडु में, जिसका नाम है एक कराईकाल, एक पुडुचेरी। और यहाँ पर जो है ये क्या है? ये यनम है जो आंध्र प्रदेश में। और केरल में माहे इसका एक जिला है। तो देखो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। इसके 4 जिले, एक आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, 2 कर्नाटक में पड़ते हैं, एक इधर केरल में पड़ता है। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिर पहाड़ियों से हुआ है और इसका अपवाद क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कहाँ से जाता है? पुडुचेरी से। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? जो ये ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा, इनमें से जो दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है कावेरी नदी को। क्या कहा जाता है? कावेरी नदी को। लोक सेवा आयोग ने तो कावेरी नदी को माना, जबकि एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं पर गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वह किन राज्यों से संबंधित है? पहले हमें बताना है कृष्णा का जो उद्गम होता है वह महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वहां से होता है इसका उद्गम। तो हम इसका हमें बताना है कि कौन कौन से राज्य इससे क्या है, इसके विवाद में संलग्न है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य इससे क्या है, इसके विवाद, यानी कि इन राज्यों के बीच में इनका विवाद है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या बनना है? कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। इसमें इसका सही आंसर कोई बन नहीं रहा है। कृष्णा नदी कृष्णा जो नदी का जल विवाद था वह तात्कालिक आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश का विघटन हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, 4 राज्यों के बीच में। और अगर सही देखा जाए तो कर्नाटक तो इसमें कहाँ पर है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मगर मुख्यतः आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। तमिलनाडु से तो इसका है ही नहीं है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से भी है। तो सही इसमें कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। बनने को तो महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और ये भी है, लेकिन मुख्यतः आंध्र प्रदेश है। तो इसमें कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दक्षिण भारत की नदियाँ, जबकि इसका विवाद जो कृष्णा नदी का है वह है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 जिलों से, और खासकर तेलंगाना। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस अपवाह तंत्र को फॉलो करती है? दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वह वृक्ष के नुमा अपवाह तंत्र को फॉलो करती है, यानी कि उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो एक पूरा जब बेसिन बन के तैयार होगा तो इसे लगेगा कि यह किसी वृक्ष के प्रकार का है। जैसे मान लिया यह हमारी गोदावरी नदी है, तो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो ऐसे बनेगी, आएंगी, मिलेंगी, तो ऐसे लगेगा कि ये वृक्ष है किसी, या इसकी टहनी है। तो यह वृक्षानुमा अपवाह तंत्र को फॉलो करती है दक्षिणी भारत की नदियाँ। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? आपको मालूम होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोई नदी एस्चुरी नहीं बनाती। जो नदी अरब सागर में गिरती है वे एस्चुरी बनाती है, और खासकर नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। तो इसमें देखो, ताप्ती नदी ही एस्चुरी बनाती है, यही सही आंसर है। ये आपको बता ही दिया। और आपको एक बताया था, माही, माही के बाद विंध्याचल पर्वत, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद ताप्ती नदी। ये क्रम याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महा जो नदी है वह उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पर नदी? महानदी उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। यही इसका ऑप्शन था। और आपको मालूम होगा कि हमारे जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है उनके अलग अलग नाम है। यहाँ पर ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी तट है उसके 3 भाग है। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नाडा तट, और केरल में मालाबार तट। इसी तरह से पूर्वी तट है जो उसके भी 3 भाग है। तमिलनाडु राज्य में जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश में जो तट है उसका नाम है उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा में जो तट है उसका नाम है उत्कल तट। और ये उत्कल तट की बात कर रहा थोड़ा सा, कि महानदी कौन सा डेल्टा बनाती है उड़ीसा में? महानदी डेल्टा बनाती है। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किसमें जल का अभाव रहता है? तो जल का अभाव कहाँ पर रहेगा? किस घाट में रहेगा? देखो, जहाँ पर जो नदी में जल का ज़्यादा मात्रा होगी तो वहाँ वो तो डेल्टा बनाएगी, और जो जिसमें कम दूरी तय कर रही कठोर चट्टान से भाग होके आती है वो क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। तो खासकर जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है, नर्मदा, ताप्ती, माही वगैरह, ये इनमें जल का अभाव रहता है। तो कृष्णा के घाट पे तो जल का कोई समस्या ही नहीं पानी की, और कावेरी नदी की भी नहीं। तो साबरमती और ताप्ती जहाँ पर ऑप्शन होगा 1 और 2 वही सही ऑप्शन होगा। और इसमें ऑप्शन क्या है सही? यही यही हमारा है, क्योंकि इसीलिए तो ये उसका निर्माण नहीं करती डेल्टा का, क्योंकि एक तो जल की कमी है। जब जल की कमी तो अवसाद भी कम है, और वैसे भी कठोर चट्टान से होकर बहती है। और दूसरी बात, इनके मार्ग भी छोटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये कुछ नदियां हैं, उनका क्षेत्रफल का बेसिन बताना है कि कौन सी सबसे बड़ा है। इसमें है कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। इसका जो सही ऑप्शन है वह है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी का जो वो है जल क्षेत्र वो बड़ा है। हाँ। निम्नलिखित नदियों में से किसका महानदी का जल क्षेत्र बड़ा है, यानी कि बेसिन। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल क्षेत्र है? एक है हमारी नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। क्योंकि गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका जल क्षेत्र भी सबसे बड़ा है, क्योंकि इसकी सहायक और नदी काफ़ी अधिक है। तो बड़े लंबे क्षेत्र से ये क्या होती है, अपने जल को ग्रहण करती है, और इसका अपवाह तंत्र भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है नर्मदा, माही नदी, कृष्णा की अपेक्षा। तो गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अभी बताया क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी। और गोदावरी नदी के बाद आता है स्थान कृष्णा का। गोदावरी के बाद किसका आता है?
कृष्णा का, और कृष्णा के बाद आता है नर्मदा का, फिर महानदी का, फिर ताप्ती का। यानी कि गोदावरी सबसे लंबी है, उसके बाद कृष्णा है, और कृष्णा के बाद नर्मदा है, यानी कि GKN, और नर्मदा के बाद माही नदी है, और फिर ताप्ती MT, GKN MT। ये एक क्रम है प्रायद्वीपीय भारत की लंबाइयों का। जब हम आपको ट्रिक्स कराएंगे तो ये सारी चीज़ बताएंगे। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, माही नदी और ताप्ती, ये सही क्रम है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ये देखो यहाँ पर जो नदियों का क्रम दिया है, रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, ये सारी नदी में से कौन सी एक है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की इस तरह से पर्वत श्रेणी है: महान महान हिमालय, लघु हिमालय, ये महान हिमालय, और ये कौन सा है, मध्य हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। क्योंकि ये यहाँ से तिब्बत के पठार से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक ऐसे ब्रह्मपुत्र ऐसे प्रवाहित होती है, और यहाँ से गंगा का नदी का उद्गम होता है। ऐसे ये बांग्लादेश में, और गंगा नदी कहाँ से होती है? उत्तराखंड से उसका उद्गम। यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है सतलज, और यहीं से एक नदी प्रवाहित उद्गम होती है, कौन सी हमारी? सिंधु, और सिंधु में ही जाके ये आगे सतलज वगैरह सारी मिल जाती है। तो यहाँ से तिब्बत के पठार से 3 नदियाँ उद्गम होती हैं, जिनका अपवाद तंत्र भारत में। होती तो कई सारी नदियाँ हैं, एक ब्रह्मपुत्र, एक सतलज, और एक सिंधु। तो ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, जिसके 3 भाग है, एक महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सतलज नदी तीनों को काटती है, यानी यही पूछ रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है हमारा? सतलज नदी। यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूध गंगा नदी किन राज्यों में अवस्थित है? तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है। एक दूध गंगा तो जम्मू कश्मीर में है, एक दूध गंगा उत्तराखंड में है, और एक दूध गंगा है महाराष्ट्र राज्य में। 3 दूध गंगा है जो 3 अलग अलग राज्यों में है, एक जम्मू कश्मीर में, एक उत्तराखंड में, एक महाराष्ट्र में। तो वैसे तो इनमें दोनों ऑप्शन बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी और उत्तराखंड भी। ये ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये क्या तो एक देता, ये जम्मू कश्मीर देता तो उत्तराखंड ना देता। दूध गंगा 3 जगह है, एक तो JNK में, एक उत्तराखंड में, यूके में, और तीसरी महाराष्ट्र में। तीनों राज्यों में दूध गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि ये एक दूध गंगा जम्मू कश्मीर में, एक उत्तराखंड में, एक महाराष्ट्र में। तीनों नदियां अलग अलग है, लेकिन नाम सेम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। प्राणहिता महानदी की सहायक नदी है या नहीं, ये हमें बताना है। हेमावती कावेरी की, मालप्रभा कृष्णा की, मंजरा गोदावरी की, ये हमें बताना है कि कौन सी नदी इनमें से सहायक नदी नहीं है। देखो, प्राणहिता जो नदी है वह महानदी की सहायक नदी ना होकर गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। जबकि हेमावती कावेरी की भी है, मालप्रभा, घाट प्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदी है। और आपको पता है प्राणहिता जो नदी है मंजरा नदी की तरह है, यह भी गोदावरी की नदी है। तो इसमें सही आंसर क्या है हमारा? प्राणहिता। यह किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता इस गोदावरी की, ना कि महानदी की। तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारी नदियां हैं, उनके कई बार ना सहायक नदियों के नाम भी पूछ लेता है। तो उसमें से महानदी की जो सहायक नदियां हैं वह तेल है, तेल को पूछा जा चुका है, शिवनाथ, हसदो, मंड, ये किसकी नदी है? महानदी की सहायक नदी। जबकि गोदावरी की सहायक नदी कई सारी हैं, एक तो यही है मंजरा, एक प्राणहिता है। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और कावेरी की जो सहायक नदियां प्रमुख, उसमें कावेरी की भी 2-3 सहायक नदियां हैं, जैसे कबानी है, इस तरह की नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा जो हमारी नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। भीमा, डान, तेल, तुंगभद्रा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हमें बताना है कि कौन सी नदी नहीं है कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की जो सहायक नदी भीमा नहीं है। कौन सी नहीं है? भीमा। जबकि डान, तेल, तुंगभद्रा, ये इसकी सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी में कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा है।
तेल जो सहायक नदी है वह किसकी है? महानदी की। इसमें कौन सा ऑप्शन? हाँ, तेल जो सहायक नदी है वह महानदी की है, जबकि भीमा तो इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन है हमारा सी है। तेल किसकी है? महानदी की। किसकी है? महानदी की सहायक नदी। जबकि ये भीमा, डोन, तुंगभद्रा, यरला, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, ये सारी की सारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और महानदी की सहायक नदी तेल है। हंगरी सहायक नदी किसकी है? हंगरी जो सहायक नदी है वह तुंगभद्रा की सहायक नदी है। किसकी? तुंगभद्रा की। और तुंगभद्रा खुद कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसमें से हंगरी नदी किस में बहती है? कर्नाटक राज्य में। और यह तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा खुद कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नहरों में से दामोदर नदी से निकाला गया है, यानी कि एक नहर है इनमें से जो दामोदर नदी से निकाली गई, वह नहर है एडन नहर। कौन सी नहर? एडन नहर। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? हमें पता होना चाहिए कि दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तभी हम इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं दामोदर की। दामोदर की एक सहायक नदी हुगली। कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से हमें बताना है। इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है, जबकि बराकर, जमुनिया और बारकी इसकी सहायक नदियां हैं। तो और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। और भारत की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम लिमिटेड दामोदर नदी पर ही बन के तैयार हुई थी। और यह अमेरिका की जो एक घाटी परियोजना है वहां से यह प्रेरित थी। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। ये जो नदियां हैं इनमें से सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वह दामोदर नदी है। उसका कारण क्या है कि ये जो हमारा कोयले से क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, इस क्षेत्र में तो कोयले से के क्षेत्र से गुजरने के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उद्योग भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर दामोदर नदी पे जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? आपको पता ही है, बिहार में कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। हर वर्ष वहां पर बाढ़ आती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग का पानी जो है मीठा है, लेकिन निचले भाग का पानी कैसा है? खारा है। यहाँ पर हमारी नदी है एक महत्वपूर्ण नदी, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी, और ये जाती है कच्छ की। कच्छ ऑफ रन है ना हमारा, कच्छ ऑफ रन गुजरात में, इस तरह से ये प्रायद्वीपीय भारत। तो ये इस तरह से ये अरावली ये यहाँ पर कच्छ ऑफ रन में जाती है ये लूनी नदी। तो जैसे ही ये अरावली में जहाँ से निकलती है, अजमेर जिले से निकलती है राजस्थान की लूनी नदी, और जैसे ही यह किस जिले में पहुंचती है? बाड़मेर जिले में। तो इस जब यह यहाँ से गुजरती है तो यहाँ बाड़मेर के आगे जो मिट्टी है वह कैसी है? लवणीय है। तो इसका जल खारा होने लगता है और यह कचोपरन में जाके समा जाते हैं। तो इसके ऊपरी हिस्से में इधर मीठा जल है, और बाड़मेर के बाद इसका जल कैसे हो जाता है? नमकीन, क्योंकि यहाँ पर जिस भूमि से बहती है वहाँ पर लवण की मात्रा अधिक है, तो लूनी नदी है वो सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना, ये आपको बताया था केन बेतवा जहाँ पर भी होगा वही है सही ऑप्शन। उसी समय 2005 के लगभग यह क्या हुआ था? समझौता हुआ था ये। हाँ, तो केन बेतवा मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की परियोजना है, जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़ना है, और यह भारत की पहली नदी जड़ी परियोजना है। और सबसे बड़ी बात है, यह 2005 में इसका समझौता हुआ और हाल ही के कुछ वर्षों में यह परियोजना पूरी भी हो गई।
यानी कि इनको जोड़ दिया गया। और आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी है और यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। तो पहले कौन सी नदी मिलती है हमारी इसमें? चंबल यमुना में, फिर सिंध, फिर बेतवा और केन। और जहाँ पर बेतवा केन है इन्हीं को आपस में जोड़ा गया है और यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इन नदियों को जोड़ने का उद्देश्य यह था कि जिस नदी में पानी की अधिकता हो उसको क्या है कम पानी वाली नदी में उस पानी को भेज दिया जाए, ताकि जहाँ पर वह कम पानी वाली नदी जाती है उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा जल की सुविधा हो सके। क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं खासकर हिमालय की नदियाँ उनमें पानी की अधिकता रहती है, वर्ष भर बहती रहती है। और दक्षिण भारत की नदियाँ केवल मानसून पर निर्भर हैं, इसलिए मानसून के समय उनमें पानी रहता है, बाकी समय में पानी मात्रा घट जाती है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था कि उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों में मिला दिया जाए किसी नहर के द्वारा, ताकि दक्षिण में पानी का समस्या समाप्त हो जाए, खासकर प्रायद्वीपीय हिस्से में। लेकिन इसके अपने कुछ क्या है नुकसान भी है, पर्यावरण जैव विविधता को हानि हो सकती है। जहाँ पर वे नहरें खोदी जाएंगी तो वो मिट्टी की जो संरचना है वो टूट सकती है, भूकंप मतलब बहुत सारी समस्या है। जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे तब इस तरह की समस्याएं आएंगी। फिर नदियों का विवाद है, किस राज्यों को अधिक मिलेगा पानी, किसको कम मिलेगा, ये भी समस्या है। उनके रख रखाव की समस्या है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है राजघाट नदी परियोजना। और यह किस नदी से संबंधित है राजघाट परियोजना, ये हमें बताना है। यह बेतवा नदी से संबंधित है। किससे? बेतवा से। आपको बताया ना ये हमारी गंगा, ये यमुना, यमुना की 4 सहायक नदियाँ, एक चंबल पश्चिम में सबसे, चंबल के बाद जब हम पूर्व की ओर उड़ेंगे सिंध, सिंध के बाद बेतवा और फिर केन। और यहाँ पर ये लिंक परियोजना है इन बेतवा और किसको केन को जोड़ रहे वाली। और इसी बेतवा नदी पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, जिसको राजघाट नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और इसका सही आंसर क्या है? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिकांश इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव कर करा दी जाए क्लास के समय, ताकि आपके अधिकांश क्वेश्चन सही हो सके। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है? जिस समय प्रश्न पूछा गया तो है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित चेनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल बना गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पर है। महात्मा गांधी जो सेतु है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या बिहार में? महात्मा गांधी जो सेतु है वह गंगा नदी पर बना है और यह पटना में बना है, पटना के नज़दीक। तो इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यानी कि ये जो नदी है व्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, इनका उद्गम इन 4 नदियों में से एक ऐसी है जिसका उद्गम कहाँ पर नहीं है? भारत में। आपको बताया था कि ये एक हमारा तिब्बत का पठार है। यहाँ पर एक तिब्बत के पठार से राक्षस्थल मानसरोवर झील वगैरह है। तो एक तरफ से तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से उत्तराखंड से गंगा नदी प्रवाहित होते हैं बांग्लादेश में। ये हमारी पद्मा, ये जमुना, ये मेघना। यानी कि ये जमुना है, ये हमारी क्या है? पद्मा, और ये मेघना। यहीं से हमारी 2 नदी निकलती है, एक सिंधु नदी जो अरब सागर में अपना जल डालती है, एक नदी निकलती है सतलुज। और सतलुज नदी भी आगे जाके ऊपर से आती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सारी नदी आती है, तो ये भी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यानी कि 3 नदी उद्गम तिब्बत के पठार से, और एक ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। जबकि ये जो नदी है ये व्यास, चेनाब, रावी, इनका उद्गम भारत में हुआ। और इसमें से सतलज का उद्गम कहाँ पर हुआ? तिब्बत के पठार से। ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसमें से हमें मिलान करना है और इस तरह के पर्सन यूपी पीसीएस के सबसे फेवरेट पोर्सन है, ये सही चुनना है। ये नदियाँ हैं सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है? हमें पता है कि गंगा की सहायक नदियाँ सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी आपको बता ही दिया। अब देख लेंगे, मिला लेंगे। ए में 4 जहाँ जहाँ पर होगा वे ऑप्शन बनेंगे। अब डी में 1 जहाँ पर होगा वो भी देखेंगे। तो ये हमारा ए ही पहला ऑप्शन बन गया। कौन सा बन गया? ए। ए ऑप्शन। हाँ,
हाँ अच्छा, कौन सा ए, डी में हमारा ये 2 है, डी में हाँ ये वाला इसमें से बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं डी है हमारा सही ऑप्शन, क्या है डी। देखो गंगा की सहायक नदियाँ सोन, तो ए में हमारा 4, यानी कि जहाँ जहाँ 4 हो गए वो हमारे एक तो ये बनेगा ऑप्शन एक ही। फिर हम यहाँ से यमुना की हमें पता है 2 ही नदियों का मालूम है, यानी कि हमें डी में हमारे केन, तो यहाँ पर जहाँ डी में 2 है वो ऑप्शन बनेंगे, तो ये बनेंगे। और इनमें से कॉमन जो है वो बनेगा, तो इनमें से कॉमन कौन सा है, ये वाला। अब देखो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, भीमा की आपको पता है, कृष्णा भीमा की, गोदावरी की मंजरा, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी, कौन सी नदी है अध्यारोपित नदियों का उदाहरण, इनमें से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, वह है चंबल नदी। क्या है, चंबल नदी, यानी कि ये अपने आप को संरचना के साथ समायोजित नहीं कर पाती और ढाल का अनुसरण नहीं करती। आपको मालूम है कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे हम ऐसे ये, इसका ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व है, और ये इधर से ही निकलती है नदी, लेकिन ये बहती किधर को, उत्तर की ओर, जबकि इधर की सारी नदियाँ किधर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की, और यमुना किसकी सहायक नदी, गंगा की। तो चंबल, चंबल के बाद कौन सी, सिंध, बेतवा, केन, बेतवा और केन को जोड़ के परियोजना ही चल रही। तो ये चंबल नदी ढाल का अनुसरण नहीं करती, जबकि इसको इधर को बहना चाहिए, इधर को, लेकिन जा रही इधर उत्तर की साइड में। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या है, चंबल नदी ही अध्यारोपित है, और अध्यारोपित वे नदियां होती है जो ढाल का अनुसरण नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकोच नदी किसकी सहायक, अच्छा किसकी सहायक नदी है या किसकी सीमा बनाती है, हमें ये बताना है कि संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। ये जो हमारे राज्य है संकोच नदी, पहले हमें पता होना चाहिए कि संकोच नदी किसकी सहायक नदी है। यह असम और पश्चिमी बंगाल की सीमा बनाती है, किसकी, असम की और पश्चिम बंगाल की। और असम और पश्चिम बंगाल की जब सीमा बनाती है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशन गंगा एक सहायक नदी, किशन गंगा जो सहायक नदी है वह झेलम की सहायक नदी है, किसकी, झेलम की। और झेलम कहाँ पर है, झेलम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। और आपको मालूम होना चाहिए कि झेलम, चेनाब, सतलज, रावी आदि मिलकर ही ये किस में अपना जल गिराती है, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। और सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम एक ही जगह से है, तिब्बत के पठार से। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, यानी कि जो यहाँ पर झील दी गई है उनमें से मुंबई जो हमारा सिटी है वहाँ पर एक झील है, और उसकी जो नदी है, मीठी नदी जो नाम है, वह विहार झील से निकलती है, किससे निकलते हैं, विहार झील से। तो विहार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ऐसा भी पूछ सकता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना, ये कई बार प्रश्न आता है कि भ्रंश घाटी से एक तो नर्मदा ताप्ती नदी प्रभावित होती है, एक नदी और प्रभावित होती है, इनमें से वो कौन सी है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, किससे, दामोदर नदी, क्योंकि यहाँ पर इधर भ्रंश है, एक इधर भ्रंश है नर्मदा ताप्ती की साइड में, एक दामोदर की साइड में, और यह छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है दामोदर नदी, मतलब उस रीजन से होकर बहती है। और अत्यधिक प्रदूषित है, वजह कोयले के क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है, उद्योग धंधे अधिक ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका नदी का जल भी प्रदूषित हो गया है काफ़ी ज़्यादा। और भारत की पहली जो एक नदी घाटी परियोजना यही थी, दामोदर। और ये नदी भी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। तो ये आज की नदी की लास्ट यानी कि क्लास थी जो हमारी समाप्त हो गई। इसमें हमने भारत का अपवाह तंत्र देखा। आप इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।